नमस्ते बच्चों। विज्ञान के सेशन में एक बार फिर से मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। पदार्थों का पृथक्करण, ये जैसा आप लोग जानते हैं, ये हमारा पाठ चल रहा है। आज इस पाठ का ये लास्ट सेशन है और इसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर लेकर, एक नया पाठ लेकर फिर आपसे मिलेंगे। तो चलिए, अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में थोड़े से प्रश्न उत्तर करे थे। ये सेशन में पदार्थों का पृथक्करण, जो हमारा यह पाठ है, उसके थोड़े से और प्रश्न और उत्तर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी। और जैसा आप जानते हैं कि खाली हम को ये नहीं बताना होता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमें क्रिया विधि भी समझनी होती है कि किस प्रकार हमें उत्तर देना है। और उसके साथ हमें ये भी देखना होता है कि इतने प्रश्न और उत्तर करके और कितने प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा पाठ उतना ही है और प्रश्न हमारे 10 नहीं, हमारे 50 बन सकते हैं। तो उतने में से ही तो बन रहे हैं। तो अगर हम समझते चले जाएं कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका उत्तर कैसे देना है, इस प्रश्न का अर्थ क्या है, तो हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। तो आपकी बुक में ये छठा क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन वो मैं सीरीज में लेकर चल रही हूँ, तो इसलिए ये आज छठा क्वेश्चन है। तो अब जो हमारा प्रश्न आ रहा है वो है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना संभव है, बताइए। हाँ, मैंने कहा ये संभव है। क्यों, कैसे? क्योंकि हम इसमें छलनी का उपयोग करेंगे, हम छालन विधि का उपयोग करेंगे और किसी छलनी का प्रयोग करके छालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले यह कहा अगर हाँ, तो हमने सबसे पहले उत्तर दिया, सॉरी, हाँ, उसमें सबसे पहले यह पूछा गया था कि क्या पृथक करना संभव है, तो उसका उत्तर हमने दिया हाँ। फिर हमने कार्य उसको समझाया कि ये कैसे संभव है। और इसमें हम एक और आप चाहें तो एक और पंक्ति लिख सकते हैं कि चीनी के कण आटे के कण से ज्यादा थोड़े बड़े होते हैं, तो छालन से नीचे नहीं आ पाएंगे। और वो जो आटा जब हम उस छालन विधि करेंगे या छलनी में डालेंगे, तो आटा तो नीचे आ जाएगा और चीनी के कण बड़े होने के कारण वो ऊपर ही रहेंगे। इस प्रकार आटे और चीनी का मिश्रण हम अलग कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक उत्तर दिया, आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में चेंज करके अपना और एक उत्तर बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न आज का। पंकज जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो अगर आपका स्वच्छ जल नहीं है, आपके वो पंकज है, आपका साफ जल नहीं है, तो उसको कैसे आप साफ करेंगे? तो पंकित जल से साफ पानी प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। एक बीकर में पंकज जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। जो आया आपने को याद होगा, एक सेशन में मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाया था। तो हमने क्या करा था, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और मैंने पहले से तैयार करा था, क्योंकि हमारे पास इतना आधे घंटा वेट करने का टाइम नहीं था। फिर मैंने आपको दिखाया था कैसे वो जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई थी। वही चीज यहाँ पर हो रही है। कुछ समय बाद बीकर के नीचे अशुद्धियां जमा हो जाती हैं और इस जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं अवसादन। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं, ये जो अवसादन की क्रिया और निस्यंदन की क्रिया, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं काफी हमारे प्रश्न इसके ऊपर आ रहे हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। अब हम आगे इसके प्रश्न का उत्तर को आगे बढ़ा रहे हैं। ऊपरी परत साफ पानी की है, इसे दूसरे बीकर में डाल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। फिर महीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे हम फिल्टर पेपर की मदद से फिर छान लेते हैं और इस प्रक्रिया को हम निस्यंदन कहते हैं।
तो बच्चों एक और मैं चीज इसमें बताना चाहती हूँ कि जब आप ये प्रक्रिया बताएं तो आप सिंपल ये नहीं लिखिएगा कि हमने पहले पानी में छोड़ दिया, मिट्टी नीचे बैठ गई, फिर हमने साफ पानी दूसरे बीकर में डाला और जो थोड़ा बहुत गंदा था उसमें उसको हमने छान लिया। ऐसा उत्तर आपका ठीक नहीं माना जाएगा। आपको उसके साथ साथ ये बताना पड़ेगा ये कौन सी क्रिया है, ये निस्तारण है, ये निस्यंदन है। आपको ये नाम देने बहुत जरूरी है, या अपसारण है, आपको ये नाम देने बहुत जरूरी है। ये याद रखिएगा कि आप ये नाम के साथ इस पूरी क्रिया को समझाएं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़े से रिक्त स्थानों को करते हैं। तो हमारे सामने पहला जो रिक्त स्थान है वो है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। बताइए क्या आएगा, कुछ याद आ रहा है? लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और सोच लिया तब भी अच्छी बात है। चलिए चेक करते हैं, आपने यही बात सोची थी, थ्रेशिंग। बिल्कुल ठीक, अगर सोचा तो आप अपने को पूरे नंबर दीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हुए हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया को क्या कहलाती है? बताइए, हमने कई बार पढ़ा था। चलिए आंसर चेक करते हैं। निस्यंदन, यही सोचा था। चलिए वेरी गुड। आगे, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या है इसका उत्तर? आप चेक करिए, आपने यही शब्द सोचा था, वाष्पन। देखिए कितना आपको, अगर आप ये सारे आंसर आप ठीक दे रहे हैं, इसका मतलब आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। एक और है रिक्त स्थान का, इसे चेक करते हैं। जब पंकल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग आने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। यह कौन सी प्रक्रिया हुई? अगर आप क्लास में बैठे हैं जोर से बोलिए। निस्तारण। ठीक है, तो यहां देखिए कैसे हम अपना इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ा और एक आंसर देके हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद के थोड़े से और प्रश्न देखते हैं। सत्य अथवा असत्य। चलिए आपको फिर आंसर गैस करना है, मैं तभी आपके सामने वो आंसर खोलूंगी। ठीक है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूध और जल को, सत्य या असत्य? असत्य, देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। नमक तथा चीनी को निष्पावन के द्वारा, क्या सोचते हैं? बताइए। असत्य, बिल्कुल ठीक। तीसरा, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। कर सकते हैं? सत्य है। चलिए ठीक है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। अनाज और भूसे निस्तारण कर सकते हैं? नहीं। सत्य है असत्य? असत्य। ठीक है, एक और हमारा प्रश्न है। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? यह हमने करा था। हमने चैप्टर जो हमारा जब बिल्कुल खत्म हो रहा था उस सेशन में हमने इस चीज के बारे में बात करी थी।
तो क्या हमें बर्फ डालने से पहले चीनी घोलनी चाहिए या नहीं? हमें बर्फ डालने से पहले चीनी घोलना चाहिए। क्यों? ठंडे पानी की तुलना में चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। हम पानी में बर्फ मिलाने से पहले अधिक चीनी घोल सकते हैं। ठीक है, हम पानी में बर्फ मिलाने से पहले अधिक चीनी घोल सकते हैं क्योंकि बर्फ मिलाने से पानी ठंडा हो जाएगा और उससे पहले पानी गर्म है, और हमें यह मालूम है कि जब कोई जो द्रव होता है जब वो गर्म होता है तो उसमें जो विलय होता है उसमें घुलने की क्षमता और ज्यादा अधिक हो जाती है। तो इसलिए आप भी जब भी घर में अपना शिकंजी कुछ बना रहे हैं तो याद रखिए बर्फ डालने से पहले अच्छी तरीके से आप पहले चीनी घोल लीजिए, ये याद रखिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने थोड़े से प्रश्न और उत्तर और देखे, और हमने जो आखिरी प्रश्न करा उसमें हमने शिकंजी और अच्छी जल्दी और अच्छी तरीके से बनाने की विधि भी समझ ली कि हम पानी को बर्फ नहीं मिलाएं, पहले चीनी घोलें और तब हम जब जितनी चीनी घोलनी है वो घोलने के बाद ही हम उसमें बर्फ डालें। तो देखिए वही कि हमने साइंस तो पढ़ी, विज्ञान तो पढ़ा, लेकिन अपने घर में जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं उनको भी कितना सुविधाजनक कर सकते हैं इसका भी हमने आज ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं। और सत्य असत्य रिक्त स्थान के प्रश्नों से हमने एक देखा कि हमने कितना ये जो पार्ट है उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है, और अब हम अगले पार्ट की तरफ चलने के लिए तैयार हैं। तो नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ फिर आपसे मिलते हैं। बाय।